एग्जाम का प्रेशर? मैं हूं ना। अभी सब्सक्राइब करो हमारे न्यू चैनल द गौरव जैन क्लिप्स। टेक्निक क्या है? डिसाइड प्रिंसिपल टेलर ऑल्सो सजेस्टेड टेक्निक्स विच आर बेनिफिशियल फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी टेक्निक है? टोटल 8 है। इन 8 में से पहली थोड़ी बड़ी है, बाकी सब तो चिंदी है। ठीक है, याद रखना ये प्रिंसिपल नहीं है, टेक्निक है। ये वो चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथ फ्लो करने में मदद करती है। ये वो चीजें हैं जो बताएंगी इस काम को ऐसे कर ले यार, सही रहेगा। ऐसा होता ना, एक आदमी है बहुत मुश्किल से कर रहा है, मैं बरसों से कर रहा हूँ ये काम, ऐसे कर ले, है ना। विराट कोहली वो बैट बैट ऐसे पकड़ता है हल्का सा, ये टेक्निक है उसकी। वैसे अलग अलग टेक्निक होती है। ठीक है, तो भैया इन्होंने पहली टेक्निक दी जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप। टेलर बाबा का कहना है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चलानी है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट में बांट लीजिए। सिंपल। एक होगा प्लानिंग डिपार्टमेंट जो सिर्फ प्लान करेगा, दूसरा होगा ऑपरेशन डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट जो काम इस प्लानिंग के हिसाब से ऑपरेशन करेगा या एग्जीक्यूट करेगा या फंक्शन करेगा। ठीक है, इसके 2-3 नाम है, ऑपरेशन, फंक्शनल, एग्जीक्यूशन। तो टेलर ने क्या बोला, ऑर्गेनाइजेशन को 2 डिपार्टमेंट में बांट लो, एक प्लानिंग और एक ऑर्गेनाइजेशन या ऑपरेशन। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में 4 हेड रखो और हर व्यक्ति को इसके अंदर डालो। इस डिपार्टमेंट में भी 4 हेड, इस डिपार्टमेंट में भी 4 हेड। ये हो गया काम। अब ये 4 हेड कौन होंगे? इसलिए बोला अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट की बात करते तो पहला हेड रखो रूट क्लर्क। क्या रखो? रूट क्लर्क। नाम देखो, रूट मतलब रास्ता। तो ये डिसाइड करेगा सीक्वेंस ऑफ वर्क, काम कैसे होगा। जैसे हमने कल सारथी में एग्जांपल दिया था, मान लीजिए मैं रूट क्लर्क हूं और मैंने बोला कि यार पेज नंबर किताबों को छापने के लिए सबसे पहले लगा दो, उसके बाद अपन मटेरियल डालेंगे। काम होगा? बर्बाद हो जाएंगे अपने। पेज नंबर पहले डाल दिए तो क्या होगा? कुछ भी नई चीज ऐड करी, पेज गड़बड़ हो गए। अब ये चौथे पेज पे आ गया, 5वें पेज पे आ गया। तो रूट क्लर्क बताएगा पहले ये वाला काम करना है, फिर ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है, एंड में ये वाला। जैसे गाड़ी बनाने की फैक्ट्री है तो पहले नीचे का बेस बनेगा, फिर टायर लगेंगे, फिर उसके ऊपर मशीन लगेगी, फिर इंजन लगेगा, फिर उसके ऊपर डब्बा लगेगा, फिर उसके ऊपर पेंट होगा। तो उसने एक सीक्वेंस सेट कर दिया। ये होता है रूट क्लर्क का काम। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शन बनाएगा, क्या क्या चीजें समझनी है, कैसे कैसे करना है। ठीक है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो स्टैंडर्ड टाइम, यानी काम को करने के लिए कितना समय चाहिए और काम को करने में कितना खर्चा आएगा, ये डिसाइड। स्टैंडर्ड टाइम बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए कि पेन बनाने में मुझे 10 मिनट लगते हैं तो 1 घंटे में 6 पेन बनने चाहिए, ये हो गया स्टैंडर्ड टाइम। अगर मशीन 2 घंटे चल रही है तो पूरे दिन में 12 यूनिट आएंगी बाहर। ये पहले से डिसाइड हो गया आपका, ये बहुत जरूरी है। आपने सोचो वर्क मैनेजर बोल रहा है 40 यूनिट बना दो 2 घंटे में, अबे स्टैंडर्ड टाइम इसको बनाने का 10 मिनट है, कैसे बन जाएंगे 2 घंटे में 40 यूनिट? नहीं बन सकते। तो ये पता करने के लिए ये आदमी होता है जो स्टैंडर्ड टाइम एंड कॉस्ट डिसाइड करता है। नेक्स्ट होता है डिसिप्लिनेरियन, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन और वो सारी चीजें जो है ना वो करने का काम ये करवाता है। ये सब है प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 हेड। इन्होंने बोला कि भैया ऑपरेशन या एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट के भी 4 हेड बना दो। कौन कौन से? पहला होगा गैंग का बॉस। गैंग के बॉस का क्या काम होगा? जो भी रिसोर्सेस चाहिए वो सब लेके आना। जो भी रिसोर्सेस चाहिए, ये मशीन चाहिए, ये स्क्रू चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा, वो सब लेकर आना। इन्होंने तो प्लान बना दिया। ये है एग्जीक्यूशन, काम करने वाले लोग। सबसे पहला था गैंग बॉस, भैया कल सुबह से काम शुरू होगा, क्या क्या चाहिए, ये चाहिए, मंगा ले, सब मंगा के यहाँ रखवा, कल सुबह वर्कर आएंगे, काम करेंगे। गैंग बॉस का काम है सारे रिसोर्सेज मंगा के रखना। स्पीड बॉस, इसने टाइम डिसाइड कर दिया 10 मिनट। ठीक है, मान लो इसका ऊपर का फूका लगाने में 6 मिनट लगते हैं, अंदर की फिलिंग करने में 4 मिनट लगते हैं। स्पीड बॉस देखेगा वो फैक्ट्री में बैठ के 6 मिनट हो गए, ये काम हो गया क्या? हाँ हो गया, ठीक है, अगले 4 मिनट में ये काम खत्म हो जाना चाहिए, हो गया, अब दोनों को जोड़ दो, डन। तो स्पीड बॉस का क्या काम है? फैक्ट्री में बैठ के देखना कि जो स्टैंडर्ड टाइम सेट हुआ है वो प्रॉपरली यूज हो रहा है, उसके हिसाब से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है। नेक्स्ट आता है रिपेयर क्लर्क या रिपेयर बॉस। इसका काम क्या होता है? अगर कोई भी मशीन बिगड़ गई तो उसको संभालेगा ही। मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस इसका काम ये रिपेयर क्लर्क करेगा। अगर कोई परेशानी होती है तो इसको पकड़ लेगा, जरा चल नहीं रही पता, तो वो स्क्रू ड्राइवर लेके सही कर देगा। ये होता है रिपेयर क्लर्क। चौथा होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का मतलब तो आप सभी जानते हैं, वो वाला इंस्पेक्टर नहीं। नमक कम है, थोड़ा और पका इसको, मुलायम है थोड़ी।
सही है। ये क्या कर रहा है, मतलब चेक करना, क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल करना। वो चेक करेगा कि क्वालिटी सब सही चल रही है, नहीं चल रही, स्टैंडर्ड चल रहा है, नहीं चल रहा। ठीक है, तो ये हमारे टेलर बाबा की जो 8 टेक्निक है उसमें से पहली टेक्निक है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को 2 टुकड़ों में बांट दो, एक प्लान बनाएगा, दूसरा ऑपरेशन करेगा। प्लान वाले में ये 4 हेड, ऑपरेशन वाले में ये 4 हेड रखो, काम बढ़िया चलेगा। ये पहली टेक्निक है। बाकी जो 7 है ना वो आसान है, डरना नहीं है। ऐसा नहीं कि सर ये तो कैसे याद होगी, तो बहुत ईजी है। ठीक है, बाकी जो 7 टेक्निक है वो इतनी आसान है कि आप देख लो, मैंने एक में 2 डाल दी। ठीक है, चलिए इसमें पहली टेक्निक होती है स्टैंडर्डाइजेशन। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप बहुत बेहतर तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, ये देखिए। अब क्यों भाई, नहीं किताब का नहीं लूंगा, फिर कहोगे सर किताब किताब बोल रहे हो। ठीक है, बस जो एग्जांपल मेरे को समझ में आया था मैं वही बताता हूं यार। ठीक है, ये देखो, दिस इज आईफोन 12 प्रो मैक्स। ठीक है, मैं वो नेतागिरी नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं। एक बात बताओ, जैसे मैं ये फोन लेने गया या आप दुनिया में कोई सा भी फोन लेने जाते हो, तो जो फोन आप ले रहे हो, आप दुकान पे जाके उसका मॉडल चेक करते हो, या जो नंबर वाला फोन आप ले रहे हो उसका डब्बा फाड़ के चेक करते हो कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा। हम क्या करते हैं, 12 प्रो मैक्स लेना है तो उसने जो डिस्प्ले पीस लगा रखा है उसको चला के देखा, उसको देखा हाँ ये सही लग रहा है, और एक नया पेटी पैक पीस उठा लिया। क्यों भाई, क्यों करते हो आप ऐसा? क्योंकि आपको भरोसा है कि जो डमी में लगा है सेम टू सेम एंगल, साइज, क्वालिटी, कैमरा सेम टू सेम बाकी सभी डब्बों में भी होगा। ये हमारे टेलर का प्रिंसिपल है, जिसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। एवरी एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंप्लीटली स्टैंडर्डाइज्ड। सब में सेम होना चाहिए ताकि क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट सब कुछ सेम आए। आप जाओ मैकडी में, मैकडी वाले वर्कर्स को ये भी नहीं पता है कि इस मेयोनीज में क्या है या इस सॉस में क्या है। उनको बस आता है ये वाला बर्गर है, 2 बार बंदूक चलानी है ये लाल वाली चटनी की, 1 बार बंदूक चलानी है इसकी, इस बार, और टमाटर इतना रखना है, प्याज, उनको सब पता है कि किस क्वांटिटी में रखना है। ना वो क्वांटिटी बढ़ाते हैं ना क्वांटिटी कम करते हैं, तभी जाके हर बार टेस्ट सेम आता है। ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। टेलर ने बोला देयर शुड बी कंप्लीट स्टैंडर्डाइजेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वालिटी को छोड़ दो, हर एक काम में भी स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। नेक्स्ट होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत ज्यादा माथापच्ची कर रहे हैं, पर ऐसा होता है तभी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलती है। अगला है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। मैं वापस से एग्जांपल देता हूं। इसके आपने कितने मॉडल देखे, आईफोन 12 के, 12, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स, खत्म। आईफोन के अब तक कितने मॉडल आ चुके हैं, 10, 15, 20, 25। पुराने हटते जाते, नए आते भी, जो मार्केट में करंट होंगे वो शायद 10 होंगे। क्यों करता है आईफोन ऐसा? 2 एग्जांपल लेते हैं। एक मान लो एक जूस वाला है जिसके पास 10 जूस है या 4 जूस है। एक जूस वाला है जिसके पास 400 जूस है। आपको क्या लगता है कौन ज्यादा चलेगा? आप बोलोगे सर ये ज्यादा चलेगा, 400 वाला, वैरायटी है। मैं बोलता हूं प्रॉफिट किसका ज्यादा होगा? इसका ज्यादा होगा। टेस्ट किसका अच्छा होगा? इसका होगा। कस्टमर रिपीट किसके पास ज्यादा आएंगे? इसके पास आएंगे। मैकडी पागल नहीं है कि वो सिर्फ बर्गर बनाता है, वो चाउमीन, पास्ता सब बना सकता है, पर मैकडी वाले सिर्फ बर्गर बनाते हैं। ये प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कहता है अननेसेसरी डाइवर्सिटी को फेंक दो कचरे में। मतलब बढ़ाने के चक्कर में आप नुकसान कर जाओगे। जो 400 जूस बनाने वाला होगा ना उसको पता भी नहीं होगा उसके कौन से जूस में क्या डालता है, बस वो अंदाजे से ही डालता है सब चीजें। इससे ना तो उसकी सेम क्वालिटी आती है ना सेम क्वांटिटी आती है, और उसको बहुत सारा रॉ मटेरियल रखना पड़ता है। जबकि 4 जूस बनाने वाले को एक एक इंच पता है कि क्या किसमें कितना डालना है, और उसको इतना सा ही सामान रखना है। तो टेलर ने बोला अननेसेसरी डाइवर्सिटी को हटा दीजिए, आप सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट रखिए जो चल रहे हैं। उससे आपको रॉ मटेरियल कम रखना पड़ेगा, आप क्वालिटी कंट्रोल इजीली कर पाओगे और प्रॉफिट बहुत अच्छा कमा पाओगे। इसलिए हमारे जो एप्पल वाले होते हैं ना, हमारे क्या जो एप्पल वाले हैं ना, वो पुराने मॉडल को डिसकंटिन्यू करते जाते हैं। बोले उनका सामान रख, उनकी बैटरी, उनकी स्क्रीन रखनी नहीं है हमें, फेंक दो सालों को। उनको रखेंगे, नया बनाएंगे, कैसे, कितना, कैसे मैनेज करेंगे ये सब चीजें? ठीक है, तो टेलर ने क्या बोला, सिंप्लीफाई कर दो, कम सामान रखो, कम कम प्रोडक्ट रखो, पर क्वालिटी के रखो, काम बढ़िया होगा। अननेसेसरी डाइवर्सिटी हटा दो, इसको बर्बाद कर दो, कुछ नहीं आता इसको, यही चलेगा जो चल रहा है। समझ में आ गया? ठीक है। तीसरी, फटीग स्टडी, रेस्ट इंटरवल। फटीग स्टडी का मतलब होता है रेस्ट इंटरवल। फेयोल ने बोला कि भाई बंदा आपका काम कर रहा है, अच्छी बात है,
और एक चीज बहुत जरूरी है जो बहुत साइंटिफिकली डिसाइड होनी चाहिए, वो है उसका रेस्ट इंटरवल। आराम कब दे रहे हो उसको। ये स्टडी फाइंड आउट की जाती है फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार, ड्यूरेशन कितनी देर का, एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल कितने रेस्ट इंटरवल मिलेंगे। एक जॉब करते समय, एक नौकरी करते समय आपको कितनी देर का, कितनी बार और कितने रेस्ट इंटरवल मिलेंगे। फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हो, कितने लंच ब्रेक होते हैं आपके, एक लंच ब्रेक होता है। 3-4 घंटे पढ़ते हो, 3 घंटे पढ़ते हो, एक लंच ब्रेक, 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ते हो, छुट्टी। और लंच ब्रेक कितनी देर का होता है, 20-25 मिनट का। सारे स्कूलों में स्टैंडर्ड है। क्यों है? यहां पर भी साइंटिफिक स्टडी है कि जब आप पढ़ते हो ना, बैठे बैठे सुन रहे हो, तो 2-3 घंटे में बोर होने लग जाती है। लंच ब्रेक हुआ, आपने लंच में कुछ इसी प्रकार से होता है, आपने खाना खाया, 10 मिनट बाहर घूमे, लंच खत्म। सबके साथ ही ऐसा होता है। ये साइंस है, ऐसा नहीं है किसी ने भी किसी के ऐसे रख दिया। ये लॉजिक है, ये साइंस है। उन्होंने बोला बच्चा खाना खाएगा, थोड़ी देर भाग घूमेगा, थोड़ा फ्रेश होगा, वापस ले आओ। अगर ज्यादा देर बाहर घुमाते रह गए उसको, तो वो वापस आके काम नहीं कर पाएगा। और कम देर दिया तो वो खाना खाते बोलेगा अबे अभी तो खाना खत्म भी नहीं हुआ है, वापस वजह से पढ़ने लग जाओ। तो टेलर ने बोला कि आप ऐसे ही रेस्ट इंटरवल मत दीजिए, रेस्ट इंटरवल बहुत सोच समझ के देने पड़ेंगे आपको। कितनी देर का देना है, कितने देर, ये सब डिसाइड होगा। जैसे आपके यहाँ कोई वर्कर काम करने आए हो, तो वो आते हैं सुबह 9 बजे, 12-1 बजे रेस्ट लेते हैं, 2 घंटे का रेस्ट लेते हैं। 2 घंटे आराम से पेल के सोते हैं, 1, 1:30, 2 बजे उठते हैं, फिर 2 घंटे काम करते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर 1-1.5 घंटे काम करते हैं, घर चले जाते हैं। कितने रेस्ट इंटरवल हुए, 2 रेस्ट इंटरवल हुए। कितनी देर में हुए, 3-3 घंटे, 2-2 घंटे में हुए। कितनी देर के हुए, पहला रेस्ट इंटरवल 2 घंटे का, दूसरा रेस्ट इंटरवल 20 मिनट का। ये साइंस है कि बोले आपका आदमी जब थकता है ना, तब उसको रेस्ट इंटरवल दो। तब मत दो जब आप 4 बजे चला ठीक है कर जा, तब मत दो। जब वो थक गया है तब दो। मैनुअल वर्क है तो थोड़ा लंबा रेस्ट इंटरवल देना पड़ेगा 1 घंटे का, ताकि एनर्जी रिकवर करे। फिजिकल सॉरी और कैसा दिमाग का वर्क है तो कम समय का दो पर ज्यादा दो, 1-1 घंटे में दे दो, थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, 10-10 मिनट के। समझ में आ गए? तो फेयोल ने बोला कितने रेस्ट इंटरवल होंगे, ये लॉजिक से काम करना है आपको, ना कि हवा में बस उड़ते उड़ते। नेक्स्ट, मेथड स्टडी, बहुत आसान। फेयोल ने बोला किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तरीका 1, तरीका 2, तरीका 3, तरीका 4। फेयोल क्या, टेलर ने। तो टेलर बाबा ने बोला कि काम को करने का इन चारों में से कौन सा तरीका सही है, ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालाइज करके करो। खर्चा कितना लग रहा है हर तरीके में, फायदा कितना हो रहा है हर तरीके में, प्रॉफिट कितना बन रहा है हर तरीके में। हर एक तरीके में ये सारी चीजों को अप्लाई करके देखो, फिर उनमें से कोई एक तरीका तुम्हें समझ में आएगा जो तुम्हें यूज करना है। द मेथड ऑफ डूइंग एवरी टास्क मस्ट बी साइंटिफिकली डिसाइडेड। मालिक ने कह दिया ऐसा कर लो, नहीं करना है, जिससे समय कम लगेगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, वो करो, मालिक तो कल वापस खुश हो जाएगा। और जरूरी नहीं है आपको एक ही तरीका मिले, हो सकता है आधा सेकंड वाला करना है, आधा थर्ड वाला करना है, इनको निकाल के एक नया तरीका बनाए, कोई दिक्कत नहीं। टेलर ने क्या बोला, अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड कैन बी यूज्ड। कॉम्बिनेशन यूज हो सकते हैं, बस कॉस्ट प्रॉफिट देखकर सारी चीजों को देखो और उसके बाद कोई एक तरीका इस्तेमाल करो। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है टाइम स्टडी। जैसा अभी अपन ने एग्जांपल दिया था कि इस पेन को बनाने में 10 मिनट लगता है, कितनी देर, 10 मिनट। फेयोल ने बोला, फेयोल क्या, टेलर ने बोला, अरे भैया फेयोल जा, हाँ टेलर ने बोला इस स्टडी को करो ताकि आपको पता चले किसी भी काम को करने के लिए कितना समय लगता है, ये देखो, उसके हिसाब से टारगेट बनाओ। भाई इस पेन को बनाने में अगर 10 मिनट लगते हैं पूरी शिद्दत से, तो 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 6 पेन बन सकते हैं। आदमी अगर 5-7 मिनट रेस्ट कर रहा है तो 5 पेन बन सकते हैं। आपने पहले टाइम देखा, उसके हिसाब से टारगेट सेट कर दिया, जो बंदा 5 पेन बनाएगा वो बढ़िया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे 50 पेन का ऑर्डर आया है, 50 पेन मुझे आज डिलीवर करना है 1 घंटे के अंदर। कितने? 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में 5 पेन बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडर्ड टाइम। 10 मिनट का पेन, 2 मिनट का रेस्ट। ठीक है, तो अब मैंने क्या, अगर 1 घंटे में 50 पेन बनाने हैं तो मुझे कितने आदमी लगेंगे, 10 मैन लगेंगे, मैन वुमेन जो भी है, तब जाके मेरे 50 पेन रेडी होंगे। एक आदमी 1 घंटे में 5 पेन बना सकता है तो 10 आदमी लगेंगे तभी 50 पेन रेडी होंगे। तो ये स्टडी यही काम करती है, एक स्टैंडर्ड टाइम पता करो कि एक कार्य को करने में कितना समय लगता है, उसके हिसाब से वर्करों को टारगेट दो, उसके हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कितने लोग चाहिए, फालतू में लोग नहीं रखने, ज्यादा को हटा दो, कम है तो और ले आओ। ठीक है, और उसी के हिसाब से वर्करों को एफिशिएंट या इनएफिशिएंट की कैटेगरी में बांटो। एफिशिएंट मतलब जो 5 पेन बना रहा है या उससे ज्यादा बना रहा है, इनएफिशिएंट मतलब जो 5 पेन नहीं बना रहा है। इनएफिशिएंट को कम तनख्वाह दे देना, एफिशिएंट वाले को तारीफ कर दे दो,
काम बढ़िया हो जाएगा। समझ में आ गया? ऐसा नहीं 10 लोग हो 1 घंटे में 200 पेन बनाओ जाओ। वो बोले सर हम गर्दन काट दे तो भी 50 से ज्यादा नहीं बन सकते, 60 मान लो ज्यादा से 200 कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो टेलर ने बोला टाइम स्टडी करो तब काम करना। अगला मोशन स्टडी, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने कल सारथी में भी यही लिया था। देखो ये मान लो आपके वर्कर हैं, ठीक है, और ये उनसे 10 मिनट की दूरी पे पानी का कैंपर है, यहां से वो पानी पीएंगे। सोच के देखो, सोच के देखो, ये बंदा यहां से गया पानी पीने 10 मिनट, वापस आया 10 मिनट, पानी पीने में लगे 2 मिनट। यानी एक बंदा अगर पानी पीता है, कितने मान लो 3 लोग हैं हमारे पास, तो कितने मिनट खराब हो गए? 10 10 20 2 22 40। 40 कैसे? मन भी तो बनाएगा, अरे पानी पीना है बहुत दूर है यार, तो चल रहा है क्या, तो थोड़ी अभी कम प्यास लगी, थोड़ी और लगेगी, मन भी तो बनाएगा जाने का। फिर आके वापस पानी पिया है, बढ़िया है, चलो अब काम करने बैठेंगे, थोड़ा मन बनाएगा। तो हम मानते हैं कि 40 मिनट अगर एक व्यक्ति को लगता है कि पानी की बोतल भर के आके मन बनाने के बाद जाना, पानी की बोतल भरना, भर के वापस आना, आके काम शुरू करना, इस पूरे प्रोसेस में 30 से 40 मिनट लगते हैं। तो क्या है, 3 आदमी है, एक आदमी को 40 मिनट, 3 आदमी को कितने हुए? 3 × 40 120, ठीक है। और मान लेते हैं ये 2 बारी पानी पी रहे हैं, 240 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो टोटल 4 घंटे का समय ये तीनों ने मिला के बर्बाद कर दिया, बस एक पानी पीने की 10 मिनट की दूरी में। तो टेलर ने क्या बोला, डिटरमाइन करो कि वर्कर पूरे दिन में क्या मूवमेंट कर रहा है, कहां जा रहा है, कैसे आ रहा है, कहां जा रहा है, कैसे आ रहा है। उसके बाद डिफरेंशिएट करो इन मूवमेंट को प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में। भाई ये तो फालतू का है, ये मेरा तो टाइम खराब हो रहा है ना 4 घंटे, तो ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। प्रोडक्टिव मतलब काम के लिए उठ के जा रहा है। उनमें से अनप्रोडक्टिव को काट दो, हटाओ, हटाया, ये लो पानी 1 मिनट की दूरी पे, 1 मिनट में बिल्कुल ही पास, हाथ बढ़ाया पानी आ गया। अनप्रोडक्टिव को हटा दो और सच इक्विपमेंट एंड टूल्स लगाओ जिससे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट आए ही नहीं। पानी की बोतल ही रख दी सीधे, ले बैठा, खत्म हुआ, एक आदमी आके ले बैठा, पास में फ्रिज रख दिया, क्या हुआ इससे? सेम 3 वर्कर है, कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई, फिर भी जो 4 घंटे खराब होते थे वो खराब ही नहीं हुए। बिना कुछ करे बस पानी का कैंपर यहां लाके रखने से 4 घंटे का काम बढ़ गया। इसको कहते हैं मोशन स्टडी। दिमाग लगाओ अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को हटाने में और हटा दो, समझ गए? चलिए 7th, डिफरेंशिएटेड पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशिएटेड पीस वेज सिस्टम, तो 3 बातें, डिफरेंशियल मतलब अलग अलग, पीस वेज पर यूनिट के हिसाब से तनख्वाह, ऐसा सिस्टम डेवलप करो। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे पता है कि 100 यूनिट एक दिन में बनती है स्टैंडर्ड पर वर्कर, इतनी बना लेता है वर्कर। मैंने 2 कैटेगरी बांट, 100 माइनस 100 प्लस। जो 100 से नीचे बनाएगा उसकी तनख्वाह 300 रुपए, जो 100 से ऊपर बनाएगा उसको 5 रुपए पर पीस मिलेगा। क्या होगा सोचो, आपने अगर 99 यूनिट बनाई तो आपको तनख्वाह मिली 300, और अगर 100 बना दी तो आपकी तनख्वाह हो गई 500। 1 यूनिट एक्स्ट्रा बढ़ा के आप तनख्वाह अप्रोक्सीमेटली डबल कर रहे हो। क्या हो गया? हर एक बंदे को लालच आएगा, चल भैया जरा थोड़ा ज्यादा काम कर ले। ये बोला टेलर ने, पेइंग डिफरेंट वेज रेट टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। ये इनएफिशिएंट हो गया जो कम कर रहा है, इसको अलग तनख्वाह दो। जो एफिशिएंट है उसको अलग तनख्वाह दो। एक्स्ट्रा और बोनस उनके लिए रखो जो एफिशिएंट है, जिससे वो सेम काम करने के लिए मोटिवेट होंगे। भाई मैंने ज्यादा काम किया, मुझे डबल तनख्वाह मिल गई, कल भी ज्यादा करूंगा और ज्यादा तनख्वाह लूंगा। और जो इनएफिशिएंट है उनको मत दो, वो घर जाके सोचेंगे यार 2 यूनिट ज्यादा बना लेता ना, दुगनी तनख्वाह लेके घर आना, कल बनाऊंगा, देख कल लेके आऊंगा, कल दुगनी तनख्वाह लेके आऊंगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इनएफिशिएंट वर्कर जो होगा ना वो रोज सोचेगा कि मैं यहां पर आ जाऊं। और जब आपकी पेमेंट नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करेगी, जितना बनाओगे उतना लोगे, तो हर बंदा ज्यादा बनाने की सोचेगा ताकि उसको ज्यादा पैसा मिले। अब ज्यादा का मतलब ये नहीं कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दो, उसके लिए तो वहां बैठा हुआ है कौन, इंस्पेक्टर, नमक कम है, ठीक है ना। चलो आखिरी अंतिम,
मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब बहुत सिंपल, बहुत आसान। देखो क्या है, आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आपका वर्कर काम नहीं करना चाहता, वो मैनेजमेंट से नाराज है, तो आप कुछ भी कर लो, नहीं करेगा वो काम। मैनेजमेंट वर्कर को तुच्छ मानता है, तो आप कुछ भी कर लो, उससे वो काम नहीं करवा पाए। तो टेलर ने आखिरी बोला कि भाई मेंटल रिवॉल्यूशन करना चाहिए, यानी कि चेंजिंग द मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजर टुवर्ड ईच अदर। वर्कर और मैनेजर दोनों आपस में मिलजुल के रहें और दोनों का गोल सेम हो, तब ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया चलेगी। दोनों अगर लड़ते मरते रहेंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अच्छी नहीं चलेगी। कॉपरेशन बढ़ाइए वर्कर्स और मैनेजर के बीच, मैनेजमेंट के बीच में, दोनों के बीच में पॉजिटिव थिंकिंग इंक्रीज कीजिए, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, टेलर ने बहुत जोर दिया इस बात पे कि मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड ईच अदर और पॉजिटिव थिंकिंग और कॉपरेशन, इसको बूस्ट करते रहो। जब तक ये बूस्ट होगा तब तक ऑर्गेनाइजेशन अच्छी चलेगी। दोनों अगर लड़ने लग गए, दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए, तो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी अच्छी नहीं चलेगी। समझ में आ गया?